बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 मई 2026 इतवार का दिन एक मरतबा फिर से अहम तरीन और बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे कि 28वीं तरमीम का शोर है और 28वीं तरमीम को बजट से पहले मंजूर करवाना है, जिसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिस्टम को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम पीछे हट जाएंगे, 28वीं तरमीम पर वोट भी नहीं देंगे, बजट भी पास नहीं होने देंगे और तीसरा तरीके अदम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ ले आएंगे। अब जो खबर है कि सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का शोर है और सदर हाउस में गैर मामूली नकलो हरकत, गैर मामूली सूरत हाल और सदर पाकिस्तान के इस्तीफे ने इस वक्त जो पंचाल खड़ा करके रख दिया है और लड़ाई का फैसला कर लिया गया है। क्या खबरें इस वक्त जो है वो शहर इक़्तिदार से सामने आ रही हैं, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करनी है। पिंकी, अनमोल पिंकी जो कोकेन डीलर है, सप्लायर है, वो गिरफ्तार हुई। अब उनकी तरफ से कुछ गंदी वीडियोस लीक करने की खबरें हैं। किन किन की गंदी वीडियोस जो हैं वो लीक हुई हैं और उनके पास किस किस का मवाद मौजूद है, इस हवाले से जनाब मैं बात नहीं कर रहा बल्कि ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इतना खतरनाक दावा कर दिया है कि अपनी ही हुकूमत के पिलर से लाकर रखती है। मैं उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। और वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल है। ऑल इज नॉट वेल। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो इस वक्त परेशान है। शहबाज शरीफ साहब परेशान है। शरीफ खानदान पर बिजलियां गिरी है। इस हवाले से भी आपको अंदर की खबर देनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अपोजिशन है उसने हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया कि जो करना आप कर लें, आपने हमें जान से मारना है, आपने लोगों को जान से मारना है। महंगाई बढ़ गई है, इस वक्त लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि सदाम मोहतमी की दरख्वास्तें जो हैं वो बगैर किसी वजह के खारिज हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बतौर जमात रजिस्ट्रेशन जो है उसको मनसूख कर दिया है। और इन तीन बड़े वाकयात के बाद भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है कहीं पर आपको इकट्ठी बैठी हुई नजर आ रही है। कोई इनकी मरकजी क़यादत की तरफ से कोई बयान, बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान, सलमान अकरम की तरफ से कोई बयान, अभी पार्टी के अंदर कोई छुर्ली छोड़ देना कि सारे आपस में कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देंगे कि उसने ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी, मैं खान का वफादार, मैं खान का वफादार। टिकटॉक बनानी हो, ये सारे आपको नजर आएंगे रोडों के ऊपर। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल काम होगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो आपको पीछे पीछे नजर आएगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीटिंग नहीं, कोई बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं आया। अगर नहीं तो फिर ये खामोशी तो एक बहुत बड़ी खबर है या ये बहुत छोटी छोटी खबरों का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस पाकिस्तान में जिस लेवल पर जाकर महंगाई हो गई है, अपोजिशन का काम क्या बनता है? अपोजिशन करना, एहतजाज करना, उस पर अपनी आवाज उठाना। बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया था जब खान के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था। इनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी। मीडिया वाले रोजाना माइक लेकर लोगों के मुंह में तुनते थे कि बताएं 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। वो टैक्सी वाला कहता था कि हाय मैं मर गया, मैं मर गया हूं, मैं फांसी लेने जा रहा हूं। आज पाकिस्तान में 450 रुपए लीटर पेट्रोल है। ना आज टैक्सी वाले की जुबान निकल रही है, ना आज कोई गरीब बोल रहे हैं, ना आज जागीरदार तबका बोल रहे हैं, ना सियासतदान तो हमारे वैसे ही बेहिस हो गए ना, चाहे वो पीटीआई या नून लीग का कोई भी है, ये सारे के सारे बेहिस है। लेकिन गरीब तबका जो है वो भी चुप कर घरों के अंदर बैठ के अंदाजा करें कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इसी लायक है जो आपके साथ हो रहा है। सॉरी टू से अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन जो बंदा एहतजाज करता था ना, जब इतनी महंगाई होती थी या ऐसी नाजुक सूरत हाल होती थी, जो बंदा एहतजाज करता था वो सब जेल के अंदर मौजूद है। वो जेल की सलाखों के पीछे, जानते हैं वो कौन है? जानते हैं? उसका नाम है इमरान अहमद खान न्यासी। उसने जनाब खप डाल देनी थी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर। उसने हुकूमत को चलने नहीं देना था। उसने हुकूमत की गर्दन जो है मरोड़ देनी थी, हुकूमत की सांसें बंद कर देनी थी, एहतजाज करना था, तहरीक चलानी थी, रोजाना टॉक करनी थी, लोगों को बताना था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। 160% हम पेट्रोल के ऊपर लेवी दे रहे हैं जो हुक्मरानों की जेबों के अंदर जा रहे हैं और वो कोई टैक्स के तौर पर आप नहीं दे रहे। और उसने जो जई थी फेरनी थी वो दुनिया ने याद रखना था। लेकिन वो शख्स इस वक्त जेल के अंदर है। पीटीआई क्या कर रही है? क्या कर रही है मुझे बताएं। मौजूदा क़यादत जो है आपस में लड़ने के सिवा क्या कर रही है? एक दूसरे को गद्दार की कार्ड जो है वो खेलने की इनको अंदर तौफीक है। लेकिन आज ऑपोजिशन जो है वो इनके पास बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन है। केपीके में हुकूमत है लेकिन आवाजें इनकी बंद है।
ان کی اوقات اب یہ رہ گئی ہے کہ پہلے یہ عمران خان کی رہائی پر بات کرتے تھے، اب بات رہائی سے نکل کر ہماری ملاقاتوں تک اور عمران خان کو ہسپتال منتقل تک آ گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حالت بن گئی ہے۔ خیر جناب آگے بڑھتے ہیں، خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا گیا کہ 28ویں ترمیم میں ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز ہے، کیونکہ الیکشن لڑنے کی عمر کی حد 25 سال ہے، تو لہٰذا جو ووٹ کاسٹ کرنے کی عمر ہے وہ بھی ہم 25 سال کریں گے۔ یعنی کہ اندازہ کریں خوف ان کے سر میں بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ ابھی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، 4 سال سے حکومتوں کے اندر انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے وزارتوں کے اوپر، لیکن وہ شخص جو جیل کے اندر ہے اس کا خوف اتنا بول رہا ہے کہ 18 سال کا ووٹر جو ہے وہ بڑی تعداد میں عمران خان کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ لیکن جن زی کا بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ 25 سال تو کر رہے ہیں، کوئی انہیں سمجھائے کہ جو جن زی ہے وہ 18 تو چھوڑیں، اس جنریشن کا جو 14 سال کا بچہ ہے نا، 14 سال کا، وہ ہم سے کہیں زیادہ باشعور ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ پریکٹیکل ہے اور سمجھدار ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے 16 سال کے بچے کو ووٹ کا حق دینا ہے تاکہ نوجوان جو ہے وہ اس ملک میں کلیدی قرار ادا کرے۔ پاکستان موسٹ ینگسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، یہاں پر زیادہ تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ آپ نوجوانوں کو مائنس کر رہے ہیں کہ جناب نوجوان تو جو ہے وہ ان کا کوئی پاکستان میں کردار نہیں ہے، ان کو پاکستان سے باہر نکالیں، دھکے مار کے جناب جا کر باہر جا کر مزدوریاں کریں۔ تمہارے باپ کا ملک ہے یہ، بتائیں مجھے تمہارے باپ کا ملک ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب؟ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ خیر جناب میں آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں صدر پاکستان مستعفی ان کے حوالے سے، اور لڑائی کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کر لیا گیا، اور پھر ان کی لڑائی کے بعد جو پنکی جن کو لانچ کیا گیا، پنکی نے گندی ویڈیوز کس کی لیک کی ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں کیا نازک صورتحال بن گئی ہے، ذرا میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، نمبر 1 کے جو قمر دلشاد صاحب ہیں وہ بھی اپنی سیویاں پیش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں بڑی عجیب قسم کی باتیں وہ پچھلے 2-3 دنوں سے ٹی وی پروگرامز کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں، تو کسی کی منشا سے کر رہے ہوں گے۔ تو قمر دلشاد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب باوردی صدر ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بات کہ آپ بار بار کیوں فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پروگرامز میں بیٹھنے پر پابندی عائد کرنی چاہیے، ان کے اوپر پیکا لگنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے ملک کے اندر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر قمر دلشاد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری آئینی ترمیم پر دستخط کرنے سے انکاری کی صورت میں مستعفی ہوئے تو جنگی اور خراب صورتحال کے پیش نظر فیلڈ مارشل آصف منیر کو صدر بنا دیں گے اور اس میں آئین میں ترمیم کر دی جائے گی آرٹیکل 243 کے اندر۔ ناظرین کرام، پاکستان میں کیا جنگی صورتحال ہے مجھے بتائیں۔ آپ یہاں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں معاشی ایمرجنسی پاکستان میں ضرور لگ سکتی ہے، لیکن جنگی صورتحال مجھے سمجھائیں کہ پاکستان کی کون سی جنگ لگی ہوئی ہے؟ دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، ایران میں جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا اثر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگ لگی ہے۔ ہر اڑتا تیر پاکستان نے جو ہے وہ لینا ہے، ہر اڑتا تیر۔ ایران جنگ کا اڑتا تیر لینا ہے، انڈیا سے جنگ ہے ہماری، اسرائیل کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے، یو اے کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے۔ جناب آپ نے کس کس سے جنگیں لڑنی ہے؟ یعنی کہ قوم کو آپ نے چے سمجھا ہوا ہے؟ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ایسے بڈھے پتنی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو چے سمجھ لی ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ خدا کا خوف کریں، کوئی آپ معاشی ایمرجنسی کی بات کر سکتے ہیں، ملک کی معیشت کے اوپر بات کریں کہ معیشت ان سے چل نہیں رہی، حکومت فلاپ ہو گئی ہے، حکومت سے جو ہے وہ اس وقت ڈلیور نہیں ہو رہا، آپ یہ بات کریں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنگ لگ گئی ہے فلانا ہو گیا؟ خدا کا خوف کریں یار، پاکستان کا پاسپورٹ انڈیکس جو ہے وہاں پر جا کر کھڑا ہے جہاں دنیا میں جنگیں لگی، شام سے بدتر صورتحال ہے پاکستان میں۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ رینکنگ ہے وہ شام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، افغانستان میں جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر صورتحال دیکھیں، ان کا پاسپورٹ شاید ہم سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ خیر میں ایک طرف تو یہ بتا رہا ہوں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر میں 28ویں ترمیم پر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ سہیل آفریدی اور جناب گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ بھی گورنر کے پی کے سے مل چکا ہے۔ آج چونکہ جو ہے وہ نئے جو وزراء ہیں انہوں نے حلف اٹھانا تھا، تو وزیر سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے ان سے حلف لیا، اور نئے وزراء میں شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد زئی نے اپنے عہدوں کا جو ہے وہ حلف اٹھایا، جس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں قربتیں بھی بڑھنے لگی ہیں، ملاقات بھی 1 on 1 ہوئی ہے، اور پھر وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے فیصل کریم کنڈی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو رام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسد کیسر، جنید اکبر، بابر سلیم، سہیل آفریدی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بجٹ
28वीं तरमीम दोनों जमातें यकजबां होने की तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिला ले अगर 28वीं तरमीम के ऊपर इन्होंने वोट ना दिया। तो पीपल्स पार्टी जो है एक मरतबा फिर से सिस्टम को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर हमने वोट ना दिया तो आप तरमीम कैसे पास करवाएंगे। तो फिर उधर से कहा जा रहा है कि अब देख लें अगर तुमने वोट ना दिया तो फिर क्या होगा। मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि फिर क्या होगा। फिर जनाब पिंकी जो लॉन्च हुई है, पिंकी के पास जो है वो कुछ ऐसी मवाद मौजूद है, कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद है, कुछ ऐसी ऑडियोस मौजूद हैं जो पूरे के पूरे सियासतदानों को ब्लैकमेल जो है वो उनको बेनकाब कर देगी। एजेंसियों में फोन की घंटियां खड़कना शुरू हो गई हैं, सियासतदान कॉल करके पूछ रहे हैं साडा नाते नहीं है, साड़ी वीडियो तो नहीं है, साड़ी ऑडियो तो नहीं है। मैं आपको ये खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं कि ये इस वक्त सियासतदानों का हाल हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ट्वीट किया कि पिंकी इज पाकिस्तानी वर्जन ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, कि पिंकी जो है वो पाकिस्तान का वो वर्जन है जो एप्स्टीन फाइल्स जो अमेरिका में आई है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर ब्लैकमेल हो रहे हैं, मुल्क सुपर पावर का सदर इसराइल उनको ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। चाहे वो बिल गेट्स है, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर नाम एप्स्टीन फाइल्स के जरिए ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो पिंकी भी एक एप्स्टीन फाइल्स के तौर पर देखी जा रही है, इसको भी उसी आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं आपको पहले भी खबर दे चुका था, पिंकी के लॉन्च होने से पहले बिलावल भुट्टो और रज़ारी साहब की कुछ ऑडियोस वीडियोस मौजूद है। फिर वो मार्केट में आएंगी और वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर थरथली जनाब बचाकर रख देंगी। तो पिंकी जो है उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कुछ वीडियोस और ऑडियोस है वो भी मंजर आम पर लेकर आ सकती है। और उसके बाद नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कुछ नाजुक तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह कर दिया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि अवाम तपी हुई है, नून लीग का ग्राफ गिर रहा है, मियां साहब सख्त परेशान है। अब देखिए अवाम की सूरत हाल भी आपके सामने, नून लीग का ग्राफ क्या गिर रहा है, नून लीग का ग्राफ था कब कि उनका जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हल्के की सीट हार गया, मियां नवाज शरीफ साहब हार गए, तो फिर जीता कौन, फिर जीता कौन। खैर जो नजम सेठी साहब हैं वो कहते हैं कि मियां साहब ने इजलास बुलाया है, अवाम से तवक्कात रखी, वोट बैंक पक्का करें। मियां साहब ने इजलास में कहा किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जनाब ये मैं आपको बता दूं कि इस ऑल इज नॉट वेल, वो कह रहे हैं किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं फिर वो शायद ठीक होगा। अब तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन हो सकते हैं और रेफरेंडम की तरफ मामला जो है वो जा सकते हैं, जैसे पुरैन शरफ साहब ने रेफरेंडम करवाया था। अगर इलेक्शन हुआ तो सब घर चले जाएंगे, सब घर चले जाएंगे। इसलिए इन लोगों को मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो साहब बैठे हुए हैं फैसला करते जो है वो देर नहीं लगाते, बड़ी जल्दी फैसले करते हैं। तो इसके बाद जो है वो सदर हाउस के अंदर भी बड़ी गैर मामूली हलचल है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर भी नाजुक तरीन सूरत हाल बनी हुई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तौर पर ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।